Welcome all the students. Today we are going to start our chapter number 3, that is theory base of accounting, accounting standards and Indian accounting standards. In this chapter we are going to learn about the accounting principle and concepts which are accepted by accountants all over the world as a guideline. ओके तो हमें यहाँ पर पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हम फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते वक्त उन सब के बारे में हम यहाँ सीखेंगे. क्लियर है. तो फर्स्ट सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली while recording accounting transactions. They are set rules. Clear है. Actually में क्या होता था, unlike the past when the जो हमारी जो accounting statement थे that were needed by proprietor only. But now these days they are needed by all over the persons who have interested in the business. Like आपके owner हैं, management हैं, आपके employees हैं, आपका government है, क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं. तो दे आर वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दे नीडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, दे नीडेड द अकाउंटिंग स्टेटमेंट. उन सबको जरूरत है. पहले सिर्फ प्रोपराइटर को हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे एंटरप्राइज में इंटरेस्टेड हैं. तो उन सबको क्या होती है, उन सबको दे नीडेड सम इंफॉर्मेशन. क्लियर है. सो इट बिकम्स नेसेसरी. और हम चाहते हैं कि दीज स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिट्स and this shows the financial position of the enterprises. Okay, clear है. This shows the solvency of the enterprise and on the basis of this information various interested persons take their decision. Like investor investment करने का डिसीजन लेते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन लेते हैं, क्रेडिटर्स जो है गुड सप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं. तो ये सारे डिसीजन जो है हम ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं. सो इट बिकम्स नेसेसरी दैट दीज स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स. क्लियर है. बहुत जरूरी रहता है कि हम इन्हें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, बेसिक रूल्स फॉलो करते हुए ही हम इन क्या करें, हम इन्हें प्रिपेयर करें. तो दीज स्टैंडर्ड्स, दीज रूल्स विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल, they are known as generally accepted accounting principle, or you can say GAAP, generally accepted accounting principles. Clear है. तो ये principles जो हैं, ये concepts जो हैं, ये these are accepted by accountant all over the world to bring the uniformity, to bring the comparability, to bring the understandability in the accounting statements. Clear है. तो हम इस चैप्टर में अपने इन्हीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं विच आर फॉलोड बाय द अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. मैंने अभी आपको बताया दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. दे हैव बीन डेवलप्ड ओवर सपोज जो मतलब हमने इनको डेवलप जो किया है वो हमने एक लॉन्ग पीरियड पर हमने कॉजेस, एक्सपीरियंस, रीजन, इनके बेसिस पे हमने क्या किया, इनको डेवलप किया है. नेक्स्ट है मैन मेड. दीज रूल्स आर मैन मेड एंड दे आर derived from experience and causes. Clear है. They are not laboratory tested, so they don't have a universal applicability as physics or chemistry has. फिजिक्स और केमिस्ट्री जितनी तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिवर्सली फॉलो तो किए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द circumstances of the enterprises, according to the need of the enterprises, they can be modified. हम उनको चेंजेस कर सकते हैं. That's why our third आता है flexible. मतलब ये they are not rigid in nature, they are flexible in nature. According to the changed circumstances, you can modify the accounting principles or rules. Next आता है generally accepted. Yes, they are generally accepted by all the enterprises, whether they are small scale or large scale, whether they are private institutions or government institutions. ये सब जगह applicable है. Clear है. तो ये इनके features. Now kind of accounting principles. Accounting principles are divided into two. They can broadly classified into two categories. First is accounting concepts or assumptions. Second is accounting principles. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन पे हमारा फर्स्ट आता है गोइंग कॉन्सेप्ट अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड अक्रूअल अजम्पशन. देयर आर थ्री अजम्पशंस: गोइंग कॉन्सेप्ट, accrual assumption
and consistency assumption. Accounting principles, there are various principles which are followed by the accountant while they prepare their accounting statements. First is business entity principle, money measurement principle, accounting period principle, full disclosure principle, materiality principle, prudence or conservatism principle, cost or historical cost principle, matching principle, dual aspect principle, revenue recognition concept and verifiable objective concept. अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग आवर अकाउंटिंग assumptions. इनमें पहली है गोइंग कॉन्सन assumption. गोइंग कॉन्सन assumption क्या कहती है? ठीक है, तो देखिए गोइंग कॉन्सन assumption ये कहती है कि इट इज अज्यूम दैट आवर बिजनेस will run for a long time in future and there is no intention to close down or to close down our business. clear है? हम ये मानकर चलते हैं कि हमने अब जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमने एक लंबे समय तक, हमें फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक अपना बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं. हमने बिजनेस को कुछ साल करके बंद करने के लिए नहीं किया है कि हम 1 या 2 साल करेंगे और उसे बंद कर देंगे. हम तो ये मान के चलते हैं कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और हमें एक लॉन्ग पीरियड तक इसको लेकर जाना है. इस धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन करना है, इसकी ग्रोथ करनी है. यानी कि हमें बस जब तक हम इस बिजनेस को लॉन्ग पीरियड तक लेके चला सकते हैं, हमें हमेशा इसको लेकर जाना है. हम इसे बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, कुछ समय के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं. तो दिस सेज दैट बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस. क्लियर है? यही वजह है कि वी रिकॉर्ड द फिक्स असेट्स इन आवर बिजनेस एंटरप्राइज एट देयर कोस्ट प्राइस. हम अपने फिक्सेस को कोस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं एंड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द कोस्ट प्राइस ऑफ द फिक्स असेट्स ईयर टू ईयर. क्लियर है? विदाउट रेफरेंस देयर मार्केट वैल्यू. हम अपने फिक्स कोस्ट असेट्स को इसी प्रिंसिपल, इसी बेसिस पर, इसी एजम्पशन के बेसिस पर, उसकी कोस्ट प्राइस जिस पर हमने उसे एक्वायर किया, जिस पर हमने उसे परचेज किया है, उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं. बस एवरी ईयर हम क्या करते जाते हैं, एवरी ईयर उसमें से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं, हम बिना ये देखे कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग परचेज की आज, मान लीजिए आज से 5 साल पहले 10 लाख की. ठीक है, 10 लाख मैंने परचेज की, तो मैंने उसे 10 लाख पर ही रिकॉर्ड किया और हर साल उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन, सपोज 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो एवरी ईयर मैं 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाऊंगी. तो मेरी प्राइस जो है 9 से उसके बाद 8, सपोज अगर मैंने फिक्स मेथड ले रखा है 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, बट हो सकता है ना उस बिल्डिंग की प्राइस मार्केट के अंदर इंक्रीज हो चुकी हो या फिर उसकी प्राइस मार्केट में डिक्रीज हो चुकी हो. तो हम करंट वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं. हम कोस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं और एवरेज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. और ये हम किस बेसिस पे करते हैं? हम करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, हमारा जो ये गोइंग कॉन्सन assumption है, इसके बेसिस पर कि हमने जो मशीनरी परचेज किया है वो एक लॉन्ग पीरियड तक, जब तक हम बिजनेस कंटिन्यू करता है तब तक हम उस बिजनेस पे काम में लेने वाले हैं. और गोइंग कॉन्सन assumption के बेसिस पर ही क्या करते हैं, जो आपकी आउटसाइड पार्टीज हैं, दे एंटर इनटू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज. बाहर के लोग जो हैं, लाइक क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डील करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं. तो वो किस बेसिस पे करते हैं? वो इसी बेसिस पे करते हैं कि बिजनेस जो है वो एक लंबे समय तक रहने वाला है. अगर मैं उनसे ये कहूं कि मैं 2 साल बिजनेस करके इसे बंद कर दूंगी, तो क्या वो मुझे मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या कोई भी इन्वेस्टर मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा या बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा. क्लियर है? तो दिस प्रिंसिपल सेज दैट बिजनेस विल गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड आता है कंसिस्टेंसी assumption. कंसिस्टेंसी assumption क्या कहती है कि you have consistency assumption says that once you have adopted or you have selected the accounting methods or techniques to record the business transaction, they should be consistent from year to year. आपने जो भी अकाउंटिंग मेथड या टेक्निक ऑप्ट कर रखा है उसे आपको ईयर टू ईयर क्या रखना है, आपको उसे कंसिस्टेंट रखना है, आपको उसे चेंज नहीं करना है. दिस शुड नॉट बी चेंज्ड ईयर टू ईयर. In order to enable the management to prepare the P&L account on balance sheet or to compare the information provided by information depicted by P&L account or balance sheet with the preceding years.
आप अगर अपने प्रीवियस ईयर के साथ में कंपैरिजन करना चाहते हैं अपने करंट ईयर के रिजल्ट्स का, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके मेथड्स में कंसिस्टेंसी हो। क्लियर है? अगर आप इफ यू आर अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल के लिए अलग अलग मेथड्स लोगे, तो योर रिजल्ट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रीसीडिंग ईयर्स, विद द प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स। आप नहीं कर पाएंगे। लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। वी नो दैट देयर आर वेरियस मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है, डिप्लेशन मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप हर साल एक नया मेथड ऑप्ट करेंगे तो आप इस ईयर के रिजल्ट का लास्ट ईयर रिजल्ट से कभी भी क्या नहीं कर सकते कंपेरिजन। लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, उस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एवरी फिक्स्ड अमाउंट डेप्रिसिएशन में चार्ज करते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी मशीनरी है, सपोज 10 लाख की मशीनरी है मेरी, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि एवरी ईयर में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। तो फिक्स मेथड अगर आपने ले रखा है, आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ले रखा है, तो उसमें क्या होता है, आप एवरी ईयर 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख है। आप हर साल 1 लाख ही चार्ज करेंगे, तो आपकी जो मशीनरी है 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ले रखा है, रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड ले रखा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप फिक्स्ड अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख चार्ज किया, नेक्स्ट ईयर आपकी मशीनरी रह जाएगी 9 लाख की। आप बैलेंस पे ट्राई करेंगे, आप इस पे लगेगा तो आपका जो आएगा वो आएगा 90,000। देखिए अगर मैंने फिक्स्ड मेथड लिया था तो मेरा एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है। लेकिन अगर मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लेती हूँ तो फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख दिखता है, कि सेकंड ईयर में कितना आ रहा है, 90,000 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो कंपेरिजन सही नहीं हो पाएगा। तो टू मेक कंपेरेबल ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर, इट बिकम्स नेसेसरी दैट देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी इन द अकाउंटिंग मेथड्स और टेक्निक्स। क्लियर है? ये है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब ये जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, ये कहता है कि आपने जो भी मेथड किया है उसे आपको एक बार जो आपने मेथड ऑप्ट कर लिया उसे आपको एक लंबे टाइम तक क्या है कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंजेस ला ही नहीं सकते हैं। अगर आपकी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई है, अगर आपकी बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है किसी तरह की चेंज की, तो यू कैन टेक द चेंजेस, यू कैन अडॉप्ट द मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो अडॉप्ट कर लिया, कि मैंने एक बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई कर लिया है तो अब मैं हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाती है, रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की जगह दूसरा मेथड भी यूज में कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना कहता है कि एक बार जो मेथड ले लिया है आपने, उसको कम से कम कुछ साल तक तो आप कंटिन्यू करें, हर ईयर टू ईयर चेंज ना करें कि लास्ट ईयर कुछ था, दिस ईयर कुछ है, नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, ये ना करें। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? अक्रूवल अजम्पशन कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन इट इज एंटर इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज टेकन प्लेस। यानी कि आप ट्रांजेक्शन को उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ, ना कि उस समय पर रिकॉर्ड करेंगे जब उसका सेटलमेंट हुआ। मतलब इतना सा है, सपोज मैंने गुड्स सेल की, मैंने 1 लाख का गुड्स सेल कर दिया, मैंने अभी सिर्फ गुड्स सेल किया है, अमाउंट रिसीव नहीं किया है, तो इसका मतलब मुझे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो अक्रूवल कंसेप्ट करता है ऑफकोर्स करना चाहिए। आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है, आप इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि भैया 1 लाख रुपीज आएगा तभी मैं इस ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन मानूंगी और रिकॉर्ड करूंगी। क्लियर है? मैंने तो गुड्स दे दी ना, जैसे ही गुड्स दे दी मेरा ट्रांजेक्शन हो गया है और मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगी। इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कैश मिला या ना मिला। तो दिस assumption says that record the transaction when it is enter into, not when it takes settlement. सेटलमेंट तक का वेट नहीं करेंगे हम, जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑन दिस assumption, on the basis of this assumption, we record the revenue, we record all the revenue when the service is rendered or when the goods are sold. It is immaterial that whether cash is received or not. जैसे ही सेल्स की, जैसे सर्विस की, मैंने तो तुरंत इसको ट्रांजेक्शन मान के रिकॉर्ड कर लिया, चाहे कैश मिला हो चाहे कैश नहीं मिला हो। इसी वजह से हम यहाँ पर क्रेडिट सेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। सी इन द सेम वे एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड in assist to the income that is for current period. आपने करंट पीरियड के लिए किसी इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किया, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट ऑल्सो इमेटीरियल दैट वेदर कैश इज पेड और नॉट. आपने कैश दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपने जैसे ही एक्सपेंसेस किया आप रिकॉर्ड कर देंगे. क्लियर है. तो ये है हमारा अक्रूवल अजम्पशन, जो ये कहता है कि आप जैसे ही गुड्स सर्विस रेंडर करेंगे, गुड्स सेल आउट करेंगे या कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे, तो आपको सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम्स विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर दे विल बी रिकॉर्डेड वेदर दे आर पेड और रिसीव्ड इन कैश और नॉट. क्लियर है. कैश आया या गया, आपने कैश दिया या ना दिया हो, आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है. यही वजह है कि हम इसी बेसिस पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर है. एंड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द ईयर, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन वेदर दे आर रिसीव्ड और पेड इन कैश और नॉट, टू असर्टेन आवर नेट प्रॉफिट. यही वजह है हम सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे उनका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, चाहे वो हमें पेमेंट कैश में मिली हो या नहीं मिली हो, हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम अपना ट्रू और फेयर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो हम डिसाइड कर सकें. क्लियर है. हम हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड कर सकें. तो ये थी हमारी 3 अजम्पशन. पहले अजम्पशन कहती है कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्लियर है. सेकेंड अजम्पशन कहती है कि वंस यू हैव सेलेक्टेड accounting method or accounting technique, this should be continue consistently year to year. And accrual assumption says that if you have sold the goods or if you have rendered the service, this will be recorded whether cash is received or not. And in this same way, expenses will be recorded whether the cash is paid or not. तो ये हमारी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. नाउ वी आर टेकिंग आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मेरा पहला प्रिंसिपल जो आता है दैट इज माय बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. क्या है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सेज दैट बिजनेस इज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, मैनेजमेंट, क्रिएटर्स एक्सेट्रा. बिजनेस की अपने ऑनर से, अपने मैनेजमेंट से, अपने क्रिएटर्स से बिल्कुल सेपरेट और डिस्टिंक्ट क्या है, एग्जिस्टेंस है उसका. क्लियर है. वो प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस बिल्कुल अलग है. समझ में आ गया. इट मीन्स अ प्रोप्राइटर हैज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बिजनेस विच ही ओन्स. किसी भी प्रोप्राइटर की अपने बिजनेस से एक अलग पहचान है. बिजनेस की अलग है और प्रोप्राइटर की एक अलग है. दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके. इसी वजह से क्या होता है, ये जो आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द business point of view, from the firm's view, from the enterprise's view. हम सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो किसके व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के व्यू से, हमारी बिजनेस एंटिटी, हमारा बिजनेस एंटरप्राइजेस के व्यू से, नॉट फ्रॉम द व्यू ऑफ प्रोप्राइटर. हम प्रोप्राइटर के व्यू की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम फर्म के व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस के व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं. क्लियर है. यही वजह है, दैट्स वाई द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द एक्सटेंट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम. बिजनेस तो अपने खुद के प्रोप्राइटर को भी जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है उसके लिए अपनी एक लायबिलिटी मानता है. वो अपने ऑनर को भी क्या मान रहा है, अपनी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी मानता है वो अपने ऑनर को. क्लियर है. इट इज बिकॉज इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज बोरोड द मनी फ्रॉम इट्स ऑनर. क्लियर है.
जैसे कि वो बाहर के लोगों से जो है फंड बोरो करती है, ठीक उसी तरह से उसने क्या किया है, अपने ऑनर से भी उसका कैपिटल जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना इन्वेस्टमेंट उसने क्या किया है, फर्म ने बोरो किया है। तो फर्म क्या कहती है, मेरे तो मेरा प्रोप्राइटर भी क्या है, एक लायबिलिटी है। फर्म सिर्फ उन लोगों को लायबिलिटी नहीं मानती है कि जिनसे हमने लोन लिया है, लाइक बैंक हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, वो सिर्फ वही लायबिलिटी नहीं है, वो तो अपने ऑनर को भी क्या मानती है, अपनी लायबिलिटी मानती है। एंड इट्स प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट नोन एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करती है और उसे बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो करती है। क्लियर है। तो बिजनेस एंट्री प्रिंसिपल क्या कह रहा है, बिजनेस एंट्री प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस की अपने ऑनर से एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है। क्लियर है। और वो अपने ऑनर को भी अपनी लायबिलिटी मानकर उसका भी एक अकाउंट मेंटेन करती है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और इस कैपिटल अकाउंट को बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो करती है। और जो ये प्रूव करता है कि इतना अमाउंट जितना कैपिटल हमें दिख रहा है, ये अमाउंट फर्म ने अपने ही ऑनर से क्या किया है, बोरो किया है। क्लियर है। तो ये है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो मैं आपको पहले भी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बता चुकी हूँ कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी दे विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, दे विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को जिन्हें हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच हैव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑन द बिजनेस यूनिट बट दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, they will not be recorded। ऐसे ट्रांजेक्शन जिन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनका इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, हम उन्हें मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो केवल वही ट्रांजेक्शन विच आर इकोनॉमिकल इन नेचर, विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, दे विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस इन द अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, देखिए हमने अभी पढ़ा था गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें पढ़ा कि हमारा जो बिजनेस है, हमने तो ये मान लिया हमारा बिजनेस तो बहुत लंबे पीरियड तक जो है चलने वाला है, ठीक है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है इसको क्लोज करने की। तो जब एक लंबे पीरियड तक आप किसी चीज को लाने वाले हैं तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो उसके रिजल्ट्स जानने हैं। आप तो एक लंबे पीरियड तक अगर लेके जाएंगे तो उसका रिजल्ट मुझे कब पता चलेगा, उसका ट्रू और फेयर पोजीशन मुझे कब पता चलेगी, व्हेन इट बाउंड अप। हम उसको क्या कर देते हैं, क्लोज डाउन कर देते हैं, हम इसको बंद करेंगे, तब मुझे एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि भैया मेरे पास में मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, मेरे पास कितने प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स हैं, ये सब चीजें मुझे तब जो होगी डिस्क्लोज होंगी। लेकिन एक लंबे पीरियड तक अगर मैं वेट करती हूँ, एक लंबे पीरियड तक अगर मैं उसका रिजल्ट्स प्रिपेयर नहीं करती हूँ, तो मैं कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में या उसके फेलियर्स के बारे में, सक्सेस के बारे में नहीं जान पाऊंगी। और दूसरी चीज ये है कि दे आर वेरियस पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटर्स है, इन्वेस्टर्स है, बैंक है, फाइनेंशियल पोजीशंस है, एंड दे आर टू टेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स डिपिक्टेड बाय योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्हें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो ये डिसीजन वो कब ले सकते हैं, वो तभी ले सकते हैं जब एक क्लास इन एक स्मॉल पीरियड के इंटरवल से हम उन्हें अपना बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम शो करें। क्लियर है। तो क्या करना है हमें अपने जो बिजनेस है उस बिजनेस की जो भी उसकी लाइफ है, उस लाइफ को हमें स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देना होता है। स्मॉल पीरियड जो कितने मंथ्स का लेते हैं हम, 12 मंथ्स का, यानी कि 1 ईयर का। यानी कि हम एवरी ईयर अपने अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करते हैं और उस ईयर के रिजल्ट्स जो है वो हम शो कर देते हैं। उस ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या लॉस अगर सफर किया तो वो हम बता देते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारी, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कैपिटल कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम हर ईयर एंड पे, ईयर जो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट अप्रैल टू मार्च हो चुका है, हम 1 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग कर देते हैं। तो अप्रैल टू मार्च इस पीरियड का सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हम शो कर देते हैं, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वेदर दे आर प्रोप्राइटर, मैनेजमेंट, क्रिएटर्स, बैंकर्स, वो सब अपने डिसीजन जो है वो ले सकें।
क्लियर है? तो हमने क्या किया है, हमने अपनी जो लाइफ ऑफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने लंबे समय तक चलने वाली है, उसको हमने शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। और ये इंटरवल कितने का लिया हमने, 1 ईयर। हम एवरी ईयर अपना स्टार्ट करते हैं और उसको क्लोजिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग करते हैं। तो हर साल के रिजल्ट जो है हम ईयर एंडिंग पे शो कर देते हैं। ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी टेक देयर डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन लेते हैं, क्रेडिटर्स गुड सप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए जो है इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट उनको होती है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो दीज ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरियस पार्टीज टू टेक देयर डिसीजन। सारी जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या करनी है, वो हमें अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू जो है हमें प्रोवाइड कर देनी है। देन इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट नॉट बी हाइड फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टीज, हमें उनसे छुपाना नहीं है। ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जो किसी की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस मैनर में प्रेजेंट करनी चाहिए कि दे कैन बी कंपेयर और दे कैन बी अंडरस्टैंडेबल। वो अंडरस्टैंडेबल मैनर में होनी चाहिए और साथ में कंपेरेबल मैनर में भी होनी चाहिए। इस इजी वे में आपको प्रेजेंट करना चाहिए कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सके, और साथ में कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो कंपेरिजन कर सके रिजल्ट्स का ईयर टू ईयर और उसके बेसिस पर ही अपने डिसीजन को ले सके। तो ये है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो इतनी सी बात कहता है कि सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है दे मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स वेरियस यूजर्स। There any information which can influence the decision of any person, it must not be hide from the person. Clear है? तो ये है हमारा full disclosure principle. Our next principle is materiality principle. Materiality principle क्या कहता है? तो देखिए, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अभी हमने ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ा था, जो कहता है कि ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज बाय द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। क्लियर है? लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर हैविंग इनसिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस or which are having insignificant effect or being irrelevant to the users, they may not be depicted by the financial statements. ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, they should not be disclosed by the accounting statements. All these type of information should be ignored, or either they should be left out और मर्ज्ड विथ अदर आइटम्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन को या तो हम छोड़ देते हैं या फिर हम दूसरे आइटम के साथ में इनको मर्ज कर देते हैं। अदरवाइज अगर हम इन्हें इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे दे विल बी नेसेसरली ओवरबर्डन्ड। बहुत ज्यादा अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमारे यहाँ पर जो होगी, हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टूल्स की, मान लीजिए एक टूल्स आप छोटे मोटे टूल्स खरीदते हैं तो उन टूल्स की जो प्राइस है, एक अगर रिपेयरिंग, जो छोटी सी रिपेयरिंग शॉप है, वर्कशॉप है, उसके लिए उस टूल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कॉर्ट लिमिटेड की, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए छोटे मोटे टूल्स की प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है, वो इनको रिकॉर्डिंग नहीं करेगी। या फिर मान लीजिए मैंने बिल्डिंग के रिपेयर करवाया, बिल्डिंग के रिपेयर पे मुझे सपोज 1 लाख का एक्सपेंसेस आ गया, तो एक ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर जो है वो 10 लाख ही है, तो उनके लिए ये अमाउंट मैटर कर सकती है। क्लियर है? लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर 20 करोड़ में है, उनके लिए ये अमाउंट मैटर नहीं करेगी। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ इतना कहता है कि आपको इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लेफ्ट आउट कर देनी है। क्लियर है? अब क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया, एक छोटी सी रिपेयर वर्कशॉप के लिए
टूल्स की वैल्यू है, टूल्स का प्राइस उनके लिए मैटर करता है, लेकिन एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए छोटे मोटे टूल्स का प्राइस मैटर नहीं करेगा। क्लियर है? ये है हमारा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स और गेन दे शुड बी इग्नोर्ड। क्लियर है? उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें, उनकी रिकॉर्डिंग हमें नहीं करनी है। हमें एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमें एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स या गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर है? यही वजह है कि इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन जो हम बनाते हैं फॉर अ नॉन लायबिलिटी, ऑल्दो देयर अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली और विथ सर्टेनिटी। हम पूरी तरीके से कंफर्म अमाउंट जो है वो हम एक नॉन लायबिलिटी का डिसाइड नहीं कर सकते, फिर भी हम उसके लिए क्या बनाते हैं, हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। फॉर व्हाट? टू एंटिसिपेटेड द फ्यूचर लॉसेस। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल आपको सिर्फ इतना कहता है कि आपको फ्यूचर लॉसेस को तो एंटिसिपेटेड करना है, लेकिन आपको गेन्स को एंटिसिपेट नहीं करना है, प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना है। इसी के बेसिस पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। जो कोस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस पे क्या रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सी प्राइस पे करते हैं, कोस्ट प्राइस पे करते हैं या मार्केट प्राइस पे? तो ना कोस्ट प्राइस कंफर्म है ना मार्केट प्राइस कंफर्म है। हम क्या करते हैं, दोनों में से जो लेस होता है, अगर कोस्ट प्राइस लेस है तो हम कोस्ट प्राइस पे करेंगे, अगर मार्केट प्राइस लेस है तो हम मार्केट प्राइस पे करेंगे। इसी तरह से हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बैड डेब्ट्स को। बैड डेब्ट्स वो अमाउंट जो आपको अपने डेटर से रिसीव नहीं होता है। क्लियर है? तो ये है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। Our next principle is cost or historical cost principle. And according to cost or historical cost principle, in the books of account and assets is recorded at the price at which it was acquired or purchased. हम अपने बुक्स में किसी भी असेट्स को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पर हमने इसको क्या किया है, हमने इसको परचेज किया है, हमने इसको अक्वायर किया है। And this cost become the basis for all subsequent accounting for an assets. Clear है? Since assets has been recorded at the price at which it was acquired, but फिर भी हम क्या करते हैं, it is systematically reduced by charging depreciation. हम कोस्ट प्राइस पर इसकी रिकॉर्डिंग जरूर करते हैं, लेकिन हम इसको एवरी ईयर क्या करते हैं, हम एवरी ईयर इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्लियर है? ये हो सकता है कि जो मार्केट प्राइस है, द मार्केट प्राइस ऑफ द असेट्स, इट मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट assets are to be shown assets are continue to be shown in the books of account at the price at which it was acquired. It means cost price. मार्केट प्राइस डिफर हो सकती है कोस्ट प्राइस से, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपनी असेट्स को हमेशा कोस्ट प्राइस पर ही शो करना है। बस एवरी ईयर हम उसमें से क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो ये प्रिंसिपल इतना सा कहता है कि आपको अपनी असेट्स को उसी प्राइस पर शो करना है जिस प्राइस पर आपने उसको एक्वायर किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक मशीनरी परचेज की। अभी मशीनरी परचेज की मैंने 10 लाख की, ठीक है। तो ये इसकी कोस्ट प्राइस है, 10 लाख क्या है इसकी कोस्ट प्राइस। तो मैं रिकॉर्डिंग कितने पे करूंगी, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी 10 लाख पे। और एवरी ईयर, अब मान लीजिए इसे मैंने खरीदा है 2015 में, ओके। अब 2016 में मैं क्या करूंगी, मैं इसे दिखाऊंगी एवरी ईयर मैं इस पे 10% डेप्रिसिएशन यानी 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ। तो 2016 में मेरी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 10 लाख में से 1 लाख रिड्यूस होकर 9 लाख रह जाएगी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट ईयर में 8 लाख रह जाएगी, देन 7 लाख रह जाएगी। अब हो सकता है ना, सपोज 2014 में ये रह जाएगी आपकी 7 लाख की। अब हो सकता है इस समय इसकी जो मार्केट प्राइस हो वो मार्केट प्राइस इसकी 5 लाख ही हो। क्लियर है? लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो इसे कोस्ट प्राइस पर ही कंटिन्यू करेंगे और डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करते जाएंगे। हम इस पे मार्केट प्राइस को कंसिडरेशन नहीं करते हैं। क्लियर है? यही है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो आपकी एक लिमिटेशन भी है आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की। नेक्स्ट आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि
all the expenses or all the cost which are incurred to earning a revenue, they should be charged against the revenue. आपने किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस उसी रेवेन्यू से चार्ज की जाने चाहिए। यानी सबसे पहले आपको अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद में उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस उसी रेवेन्यू से आपको चार्ज कर लेने हैं। क्लियर है? ये सिर्फ इतना सा आपको कहता है matching principle, that all cost, all expenses incurred to earn the revenue, they should be charged against the revenue. नेक्स्ट होता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि व्हेन यू रिकॉर्ड एन ट्रांजेक्शन और इवेंट इट हैज एटलीस्ट टू एस्पेक्ट। ठीक है, यानी एवरी और ईच ट्रांजेक्शन affect the two aspect, one is debit and second is credit. So all both two aspect they will be recorded in the accounting statement. ये प्रिंसिपल कहता है हमें दोनों को ही रिकॉर्ड करना है, जितना अमाउंट आपने डेबिट पे शो किया उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट पे भी शो कर देना है। इसी के बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम जिसके बेसिस पे हम पूरे एक चैप्टर करने वाले हैं, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यू कैन से अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनती है, जो कहता है कि आपके दो एस्पेक्ट है, वन इज डेबिटेड एंड सेकंड इज क्रेडिटेड। तो जितना अमाउंट डेबिट का होगा उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट का भी होना चाहिए। तो ऑल अमाउंट्स ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू ऑल अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट। Our next principle is revenue recognition concept. Revenue recognition concept क्या कहता है? Revenue क्या होती है? Revenue is the amount which is added to the capital as a result of business transaction. किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो रेवेन्यू होती है, जो आपकी कैपिटल में ऐड की जाती है, हम उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू है कि कब होती है? रेवेन्यू इज अर्न व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर रेंडर्ड। जब हम गुड्स बेच देते हैं या हम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें रेवेन्यू अर्न होती है। अब जो आपका ये कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है? It determines the time, ठीक है, और period in which the amount is realized. वो पीरियड डिसाइड करता है, वो टाइम डिसाइड करता है जिसमें हमें ये अमाउंट रियलाइज्ड होती है, ये अमाउंट हमें मिल जाती है। क्लियर है? तो यही है आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, which determines the time or period in which amount is realized. An amount considered has been realized when the transaction has been entered into and the obligation of receiving amount is established. जैसे ही हम कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं और अमाउंट रिसीव करने का ऑब्लिगेशन स्टैब्लिश हो जाता है, वैसे ही वो क्या बन जाती है? हमारी रेवेन्यू बन जाती है। यानी जैसे ही आपने गुड्स को सेल किया, यानी when the title of goods or the ownership of goods transfer to the purchaser and he has become liable for paying the amount. जैसे ही आपने अपनी गुड्स किसी को ट्रांसफर की, आपने अपनी जो आप टाइटल ऑफ जॉब है, आपका टाइटल ऑफ गुड्स है, वो किसी को ट्रांसफर कर दिया, वैसे ही वो परचेजर अब उस गुड्स का ऑनर बन गया है और अब वो लाइबल हो चुका है किस चीज के लिए? कि ही विल पे द अमाउंट टू आवर्स। ठीक है, वो हमें क्या करेगा? हाँ, वो हमें हमारी अमाउंट का पेमेंट करेगा। ही विल पे द अमाउंट टू अस। क्लियर है? तो यही है आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, जैसे ही आप गुड्स हैंड ओवर करते हैं बायर को, जैसे ही आप सर्विस रेंडर करते हैं, वैसे ही आप उसे अपनी रेवेन्यू कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि रेवेन्यू और रिसिप्ट ऑफ कैश दोनों डिफरेंट है। कि मान लीजिए मैंने जो सेल किया है, वो सेल किया है मैंने मान लीजिए सपोज 10 अप्रैल को मैंने गुड्स सेल कर दिया है, लेकिन मुझे इसका जो पेमेंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है मुझे 15 मई को। तो यहाँ पर 10 अप्रैल को ही रेवेन्यू है जो मेरी हो चुकी है। क्लियर है? यहाँ पर मैं 15 मई तक का वेट नहीं करूंगी कि 15 मई को जब मुझे कैश मिलेगा तो ही इसे मैं रेवेन्यू मानूंगी। जैसे ही 10 अप्रैल को मैंने गुड्स हैंड ओवर की, वैसे ही वो मेरे लिए अमाउंट मुझे अब रिसीव होगा फॉर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर, इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। यही है आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जब भी वो हर वो पर्सन, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, जो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, उसकी पर्सनल बायसनेस का इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर सपोर्टेड बाय एविडेंस और वाउचर्स। क्लियर है? लाइक कैश मेमो हो गया, पेन स्लिप हो गई, इनवॉइस हो गया। क्लियर है? अगर आपके पास में एविडेंस है, आपके पास में वाउचर है टू सपोर्ट योर ट्रांजेक्शन, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम इसे वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि वो पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग तैयार नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वो एविडेंस के बेसिस पर ही प्रिपेयर करने चाहिए, ताकि उनके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो इंफॉर्मेशन फैक्चुअल हो और वेरीफाइबल हो। क्लियर हो? क्लियर है? यही है हमारा लास्ट प्रिंसिपल। तो हमने पढ़े हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा है पहले कौन सा एजम्पशन जो कहता है कि आवर बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंसिस्टेंसी एजम्पशन जो कहता है कि इफ यू हैव चूजन और सेलेक्टेड एनी मेथड और एनी टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इट शुड बी कंटिन्यूड, शुड बी कंसिस्टेंट फॉर ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर। और अक्रूवल एजम्पशन कहता है कि व्हेन यू हैव रेंडर्ड द सर्विस, व्हेन यू हैव सोल्ड द गुड्स, द अमाउंट शुड बी कंसिडर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि बिजनेस हैज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट, फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, फ्रॉम इट्स अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। इसका खुद का अपना सेपरेट और लीगल जो है वो लीगल एंटिटी है। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट कंसिडर्ड इट्स ओनर्स एज अ लायबिलिटी और इट मेंटेन्स कैपिटल अकाउंट फॉर देम। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कहता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, यानी दैट आर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, दे विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि द पीरियड ऑफ द business entity should be divided into small periods like 1 year. Clear है? 1 year which start from 1st April and ends at 31st March. It should be divided in small periods so that we can consider, we can find out the result of our business transactions. Full disclosure principle, it says that all significant information should be disclosed by the accounting statement so that they can influence on the basis of the provided information various parties can take their decisions. Materiality principle says that it is an exception of full disclosure principle. It says that all the insignificant information should be ignored. Prudence or conservatism principle, that all anticipated losses should be recorded in the books of account and all anticipated gains should be ignored. Cost or historical cost principle says that the assets will be recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired or purchased or bought. Matching principle, it says that the expenses incurred to earn a revenue, they should be charged against that particular revenue. Dual aspect principle, it says the transaction has two aspects, one is debit and second is credit, so both aspects should be recorded. Revenue recognition concept, it says that revenue as you have rendered the service or as you have sold the goods, it means you have transferred the goods ownership of you have transferred the ownership of goods to the buyer and he has become liable to pay the amount, it should be considered as a revenue. And verifiable objective concept, मतलब accounting statement should be prepared on the basis of evidence or basis of vouchers. They should be free from personal biasness. ये थे हमारे accounting concepts और conventions. Next, I am taking our chapter number 4, जिसमें हमारे पास basis of accounting है, मतलब basis of accounting यहाँ पे there are two basis of accounting है, एक accrual concept है और एक cash accrual basis है और एक cash basis है. तो अब हम इनको discuss करते हैं. Now we are going to discuss our basis of accounting. There are two bases of accounting. First is cash basis and second is accrual basis. What is cash basis of accounting? Under this system, business transactions are recorded when the cash is transacted, whether it is paid or received. यानी हम तभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब या तो हमने उसके लिए कैश रिसीव कर लिया है या हमने कुछ का पेमेंट कर दिया है. It means revenue is recognized on the receipt of cash. कैश मिलने पर ही हम रेवेन्यू मानेंगे. इसी तरह से expenses are incurred are considered as incurred when the cash has been paid for them.
किसी भी एक्सपेंसेस को भी हम तभी मानेंगे जब हमने उसके लिए कैश का पेमेंट कर दिया है। क्लियर है? एंड ऑल द इनकम्स, डिफरेंस ऑफ ऑल द इनकम एंड आवर एक्सपेंसेस विल शो द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द ईयर। तो ये क्या कहता है आपको, यहाँ ये कहता है आपको कि तभी आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जब आपने उसके लिए या तो कैश ले लिया है या फिर कैश का पेमेंट कर दिया है, यानी ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड and all the credit transaction for that payment has not been made or has not been received, they will be ignored, they will be completely ignored। हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं करते हैं। यही वजह है कि इस बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। क्लियर है? तो ये है कैश बेसिस अकाउंट, जो सिंपली एक चीज कहता है कैश मिला रिकॉर्ड कर लो, कैश नहीं मिला रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कैश पेमेंट कर दिया रिकॉर्ड कर लो, कैश पेमेंट नहीं किया है रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है? अब ये इसके एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही सिंपल और स्टैटिक जो है, बिल्कुल क्लियर, अपने आप में क्लियर मेथड है। ओके, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर कोई पर्सनल बायसनेस नहीं वर्क करती है, कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर, कोई एस्टिमेशन यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर है? पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस अभी हमें समझ में आ रहा है कि एक तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर हमें कभी भी अपनी जो भी आपने नेट रिजल्ट्स निकाले हैं, यानी जो भी आपने प्रॉफिट्स और लॉस निकाले हैं, दे विल नॉट गिव अ फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको कभी भी उसका फेयर और कंप्लीट व्यू आपको नहीं मिल पाएगा, ना ही आपकी बिजनेस जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो भी आपकी एक फेयर पोजीशन नहीं मानी जा सकती। क्लियर? क्योंकि आपने यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड की, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड की ही नहीं है, जबकि बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों होता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी यहाँ पर कि इस कॉन्सेप्ट, इस बेसिस को कंपनीज एक्ट भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्लियर है? तो कंपनीज एक्ट भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस जस्ट अपोजिट कैश का है। ये कहता है कि अंडर दिस सिस्टम इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और अक्रूड। इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और अक्रूड, यानी जैसे ही आपने अपनी गुड्स सेल की, आपने सर्विस रेंडर की, वैसे ही आपको उसे अपनी इनकम मान लेना है, वेदर और irrespective of the matter that cash is received or not। कैश चाहे मिले चाहे नहीं मिले, हमने जैसे ही ट्रांजेक्शन किया वैसे ही हम उसे क्या मान लेंगे, अपनी रेवेन्यू मान लेंगे। और सिमिलरली एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज इनकर्ड व्हेन दे आर इनकर्ड और